एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कीसू लर्निंग में। तो हम पढ़ रहे हैं विशेषण। हमने विशेषण की क्लास में देखा विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, किस आधार पे विशेषण को विभाजित किया गया। तो हमने पिछली क्लास में इन सब पे एक नज़र डाली थी। हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पे विशेषण के भेद। इससे पहले हमने देखा था स्थान के आधार पे विशेषण के भेद। अगर आपने हमारा वो क्लास नहीं देखा तो आप हमारे YouTube चैनल कीसू लर्निंग पे विजिट करिए। वहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण की सभी क्लासेज मिल जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, जो कि पिछली क्लास में हमने संख्यावाचक विशेषण को पढ़ा है, उसके भेद को पढ़े हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं कि क्या होती है। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक किसे कहेंगे? जिसमें संख्या निश्चित हो तो उसे हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहेंगे? कि जिसमें संख्या निश्चित नहीं हो उसे कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। इसके बाद हम देख रहे थे कि निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हैं। अब निश्चित संख्यावाचक को भी 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो गणनावाचक किसे कहेंगे? यानी जिसमें गणना की जाती हो, यानी जिसमें कोई संख्या दी गई हो उसकी हम गिनती कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो उसको हम कहते हैं गणनावाचक विशेषण। इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। दूसरा क्रमवाचक विशेषण, यानी जिसमें क्रम की बात हो तो होगा क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको भी हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आवृत्तिवाचक। आज हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक का तीसरा भेद जो है आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक किसे कहते हैं? चलिए इसको देख लेते हैं। अपने विशेषण की इकाई की आवृत्ति को बताता है, यानी ऐसे शब्द, ऐसी संख्या जो क्या है, अपने विशेषण की इकाई की आवृत्ति को बताता है। तो इकाई क्या होता है? ये तो सबको पता है कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्या इकाई होती है। तो इकाई की आवृत्ति को बताता है, यानी इकाई बार बार जब आता है तो उसको जो शब्द बताते हैं तो उसे हम कहते हैं आवृत्तिवाचक। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना। तो इस तरह से ये क्या है? इकाई की आवृत्ति है। यानी 2 गुना यानी 2 बार 1, 3 गुना यानी 3 बार 1। तो ये बार बार आवृत्ति हो रहा है ना। 4 गुना यानी 1 की संख्या जो है, जो एक संख्या है वो 4 बार आ रही है, यानी 4 गुना। तो जो इकाई की आवृत्ति को बताता है उसे हम कहेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। ये क्या है? अपने विशेषण की इकाई की आवृत्ति को बताता है। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 12 गुना। तो इसे हम कहेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा वाक्य है, गाड़ी को निकालने के लिए 3 गुना बल लगाना पड़ा। तो गाड़ी को निकालने के लिए 3 गुना बल लगाना पड़ा। तो यहाँ पे 3 गुना आया है। कितना बल लगा? तो 3 गुना। तो ये जो 3 गुना है ये क्या है? आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक। ठीक है। इसे ही हम कहेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। आ गया समझ में? यानी जो शब्द अपने विशेषण की इकाई को बार बार दोहराए तो उसे ही हम कहेंगे आवृत्तिवाचक। अब अगला देखेंगे समुदायवाचक। समुदायवाचक
तो समुदायवाचक किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो अपने समूह की संख्या बताए। किसकी संख्या बताए? तो समूह की संख्या बताए। ऐसे शब्द जो अपने समूह की संख्या को बताए उसे हम कहेंगे समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, जो अपने समूह की संख्या बताए, जैसे दोनों, तीनों, चारों, दसों, तो इस तरह के जब शब्द आएंगे तो उसे हम कहेंगे समुदायवाचक विशेषण। उदाहरण देख लीजिए, इस बार चारों बहनें घर जाएंगी। वाक्य है इस बार चारों बहनें घर जाएंगी। तो ये जो चारों है ये क्या है? समुदायवाचक, क्योंकि यहाँ समूह की बात हो रही है तो समुदायवाचक। और किसकी बात हो रही है? तो बहनों की। तो ये जो बहनें हैं ये क्या हो जाएंगी? विशेष्य। इसे हम कहेंगे विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है कि बहन कितनी है? तो 4 हैं। 4 बहन हैं तो बहन हो गया विशेष्य, चारों हो गया समुदायवाचक विशेषण। ये भी जो चारों है ये तो विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो समुदायवाचक। इसे हम कहेंगे समुदायवाचक विशेषण। तो समझ में आ गया कि समुदायवाचक किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो समूह की बात करे, समूह की संख्या को दिखाए, तो उसे हम कहेंगे समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, अगला देखेंगे हम प्रत्येकवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक, तो प्रत्येकवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो ऐसे शब्द जो अपने विशेष की प्रत्येक इकाई को बताए। ऐसे शब्द जो अपने विशेष की प्रत्येक इकाई को बताए उसे हम कहते हैं प्रत्येकवाचक विशेषण। जैसे हर एक, हर दो, हर तीन, यानी सबके आगे हर लगा हो। जिसके आगे हर लगा होगा तो वो क्या होगा? प्रत्येकवाचक विशेषण। यानी जो अपने हर एक इकाई के बारे में बात करता हो तो उसे कहेंगे प्रत्येकवाचक विशेषण। उदाहरण के तौर पे हम इसको समझेंगे कि कैसे होगा ये। तो जैसे हमारा वाक्य है, हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। हर दूसरे छात्र को, यानी पहले छात्र को नहीं देना है, हर दूसरे, यानी 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो इस तरह से हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में 20 छात्र हैं तो और हम कहें कि हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो, तो हम कितने पुस्तक ले आएंगे? 10। हम 10 पुस्तक ले आएंगे और क्या करेंगे? हर 2 छात्र पे 1 पुस्तक देंगे। 2 छात्र पे 1 पुस्तक देंगे, 2 छात्र पे 1 पुस्तक देंगे। तो ये हमारा जो एक ग्रुप बन गया, 2-2 का जो ग्रुप बनेगा, तो 20 में जब हम 2-2 का ग्रुप बनाएंगे तो कितना पुस्तक हमको देना पड़ेगा? तो 10 देना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर 2 छात्र पे 1 बुक देना है। सबको नहीं देना है, हर 2 छात्र के लिए 1 बुक देना है। समझ में आया? 2 छात्र के लिए 1 बुक देना है। तो जहाँ भी हर लगा हो, हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। तो जब इस तरह के वाक्य आए तो ये कौन सा विशेषण होगा? तो प्रत्येकवाचक विशेषण। तो यहाँ पे जो ये हर दूसरे हैं ये हो जाएगा प्रत्येकवाचक। और ये जो छात्र है ये क्या है? विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो छात्र है वो होगा विशेष्य, और हर दूसरे यानी ये है प्रत्येकवाचक विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया? जहाँ प्रत्येक इकाई की बात होगी तो वहाँ पे आएगा प्रत्येकवाचक विशेषण। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। अभी तक हम निश्चित संख्यावाचक को देख रहे थे। इसमें हमने गणनावाचक पढ़ लिया, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। निश्चित संख्यावाचक के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। हमने 5 प्रकार को अच्छे से पढ़ा, समझा। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। कि अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहेंगे?
तो जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान न हो। क्या कह रहा है परिभाषा में कि जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान न हो, यानी हमें निश्चित संख्या का पता न चले, ऐसे विशेषण जिनसे निश्चित संख्या का पता न हो तो उन्हें हम कहेंगे अनिश्चित संख्या वाचक। अनिश्चित संख्या वाचक, तो अनिश्चित संख्या वाचक किसे कहेंगे? जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान न हो, अनिश्चित संख्या वाचक होते हैं। जैसे कम, अधिक, थोड़ा, कुछ, ज़्यादा, बहुत, अल्प इत्यादि। तो जिस ऐसे विशेषण वाले शब्द जिससे निश्चित संख्या का ज्ञान ना हो तो वहाँ पे क्या होगा? अनिश्चित संख्या वाचक। उदाहरण देखिए, हमारा जो वाक्य है, आज कक्षा में अधिक छात्र हैं। तो कक्षा में छात्र तो हैं, लेकिन कितने हैं इसकी एक निश्चित संख्या नहीं दी गई है। केवल वाक्य में कहा गया कि आज कक्षा में अधिक छात्र हैं। तो ये जो अधिक है ये क्या है? अनिश्चित है। ये निश्चित नहीं है ना कितने छात्र हैं, संख्या नहीं दी गई है, केवल और केवल कहा गया कि अधिक छात्र हैं। तो ये जो अधिक है ये हो जाएंगे अनिश्चित। अनिश्चित विशेषण, अनिश्चित विशेषण हैं ये। और ये जो छात्र है ये क्या होंगे? तो विशेष, यानी छात्र की विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो छात्र हैं इसे हम कहेंगे विशेष। तो आ गया आपको समझ में। अब हम अगला देखेंगे परिमाणवाचक। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विशेषण के कितने भाग बताए गए हैं? तो 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो हमने 2 पढ़ लिया, गुणवाचक और संख्यावाचक। ये हमारा संख्यावाचक विशेषण पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए परिमाणवाचक कहलाता है। यानी ऐसे विशेषण जो अपने विशेष की मात्रा का बोध कराए, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित, तो उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक किसे कहेंगे? पहले हम इसको देख लेते हैं। ऐसे विशेषण जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा बताए, यानी निश्चित परिमाप बताए, तो उसे हम कहेंगे निश्चित परिमापवाचक। और जो अपने विशेष की अनिश्चित मात्रा बताए तो उसे हम कहेंगे अनिश्चित परिमापवाचक। ठीक है। तो जैसे है 2 किलो, 100 ग्राम, 4 लीटर, 10 लीटर, 100 किलो, तो इसमें जो मात्रा बताई जा रही है वो कैसी है? तो निश्चित है। जैसे हमने संख्यावाचक में पढ़ा था निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, तो उसमें संख्या के बारे में बात हुई, यानी जिसको गिन सकते हैं उस संख्या को हमने पढ़ा था। इसमें मात्रा की बात हो रही है, यानी जिसको गिना नहीं जा सकता, केवल माप करके या तौल करके हम उसका वजन करते हैं, तो उसको हम कहेंगे परिमाणवाचक। ठीक है। तो इसमें भी 2 प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित यानी ऐसे विशेषण जो निश्चित मात्रा बताए तो उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। उदाहरण के तौर पे देखिए, तो हमारा वाक्य है नौकर 10 किलो आटा लाया। तो नौकर कितना आटा लाया? तो 10 किलो। यहाँ पे मात्रा बताई जा रही है कि आटा कितना है, तो 10 किलो। तो ये जो 10 है 10 किलो, तो ये जो 10 है 10 किलो, इसे हम कहेंगे परिमाण निश्चित परिमाप।
इसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक, और ये जो आटा है ये हो गया विशेष्य। ठीक है, समझ में आया। तो जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिसको हम माप के, तौल के या नाप के लेते हैं, ऐसे वस्तु की मात्रा का जब बोध होता है तो उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक। इसके भी दो प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में क्या है, ऐसे विशेषण जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा बताए, निश्चित परिमाण बताए, उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 किलो, 100 ग्राम, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 किलो, 100 किलो, तो जिसमें मात्रा की बात होगी तो उसे हम कहेंगे निश्चित। जिसमें निश्चित मात्रा की बात होगी तो उसे कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अगला देख लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहेंगे, यानी ऐसे विशेषण जो अपने विशेष्य की अनिश्चित मात्रा बताए। जहाँ अनिश्चित मात्रा का बोध होगा उसे हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। हम जो परिभाषा बता रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, हमने यहाँ नहीं लिखा, आप इसको नोट कर लीजिए कि ऐसे विशेषण जो अपने विशेष्य की अनिश्चित मात्रा को बताए तो उसे हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कम, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक आदि। जैसे हमने संख्यावाचक में पढ़ा था अनिश्चित संख्यावाचक, उसी तरह से परिमाणवाचक में भी अनिश्चित परिमाणवाचक। शब्द वही है, केवल क्या अंतर है कि वो जो विशेष्य है, जो संख्यावाचक में जो विशेष्य होता है वो संख्या में होता है, वो गिनने वाला होता है कि उसको हम गिन सकते हैं। तो जब संख्या के आगे जब ये अनिश्चित आता है तो वहाँ पे होता है अनिश्चित संख्यावाचक। और जहाँ ऐसे विशेष्य होते हैं जिसको माप के, तौल के लिया जाता है, गिन के नहीं लिया जाता, और उसके आगे कम, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक आए तो इसको हम कहेंगे परिमाणवाचक। दोनों में सेम रहता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में ये जो विशेषण हैं सेम रहेंगे, संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक में और अनिश्चित परिमाणवाचक में। अंतर केवल ये है किसमें, विशेष्य में। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, नदी में अधिक पानी है, तो पानी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। इसको हम नाप सकते हैं लीटर से, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते कि कितना पानी है। तो जिस वस्तु को हम गिन नहीं सकते उसके आगे अगर अधिक आया या कम आए, थोड़ा आए, ज़्यादा आए, बहुत आए, तो जिसको हम गिन नहीं सकते, केवल माप या तौल सकते हैं, तो यहाँ पे जो ये अधिक है ये क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसे हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, और ऐसे शब्द जो गिनने वाला हो, जैसे हमने पढ़ा था कक्षा में अधिक छात्र हैं, तो छात्र को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। तो जब वहाँ गिनती की बात होगी तो उसके आगे अगर अधिक आया है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। और जहाँ जिस विशेष्य की हम गिनती नहीं कर सकते उसके आगे अगर अधिक आया है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। बस इतना ही अंतर है अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में। तो यहाँ पे अधिक पानी, तो पानी की विशेषता क्या है कि वो अधिक है, तो अधिक हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक, और पानी हो गया विशेष्य। पानी को हम कहेंगे विशेष्य। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको कॉपी पे नोट डाउन करिए और बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। केवल सुनने से आपका कुछ नहीं होगा, केवल आप सुनेंगे तो फिर भूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप इसको कॉपी पे नोट करते रहिए। तो अगला हम पढ़ेंगे लास्ट विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, तो जब कोई सर्वनाम, चाहे वो मौलिक हो या यौगिक हो, तो जब कोई सर्वनाम
संज्ञा से पहले लगकर उसे निश्चित करते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जब कोई सर्वनाम, चाहे वो मौलिक हो या यौगिक हो, जब वो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा को निश्चित कर दे, सीमित कर दे, तो उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। आप इसको उदाहरण के तौर पे देखिए कि हमारा वाक्य है, यह गाय मीठा दूध देती है। तो कौन सी गाय? तो यह गाय मीठा दूध देती है। अगर हम इसको बंद कर दें तो क्या होगा वाक्य? गाय मीठा दूध देती है। तो गाय, कौन सी गाय मीठा दूध देती है? और अगर हम इसके आगे यह लगा दें तो यह निश्चित हो जाता है कि यह जो गाय है वो मीठा दूध देती है। तो यह क्या है? सर्वनाम है। तो जब यह सर्वनाम है और गाय की विशेषता भी बता रही है कि यह जो गाय है वो मीठा दूध देती है, तो जब हम विशेषण ढूंढेंगे इसमें तो यह जो है यह सार्वनामिक विशेषण होगा। और मीठा दूध, तो यहाँ भी देखिए एक विशेषण है मीठा, तो दूध कैसा है? तो मीठा है। तो यहाँ पे होगा गुणवाचक विशेषण। तो ये है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह निश्चित कर रहा है, यह जो सर्वनाम है वह निश्चित कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे सार्वनामिक। और ये जो मीठा है यहाँ पे हो जाएगा गुणवाचक। ये गुणवाचक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। और जो सर्वनाम अगर आता है, यह किसी संज्ञा से पहले जो सर्वनाम लग करके उस संज्ञा को निश्चित कर दे कि यही वो गाय है जो मीठा दूध देती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इस सर्वनाम को हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। और जब हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो उस स्थिति में हम इसको कहते हैं निश्चित सर्वनाम। ठीक है, हमने पढ़ चुका है सर्वनाम में कि यह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जब हम वाक्य में जब प्रश्न पूछेगा कि आप इसमें सर्वनाम बताइए, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और लेकिन जब इसी वाक्य में अगर एग्जामिनर विशेषण पूछ रहे हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, तो यह इस रूप में यह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है जब हम विशेषण की बात करते हैं। अन्यथा जब हम सर्वनाम की बात करेंगे तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, कोई रूप नहीं बदलेगा, केवल प्रश्न के आधार पे हम इसका उत्तर निकालेंगे। अगर सर्वनाम पूछ रहा है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, और अगर प्रश्न में विशेषण पूछ रहा है तो यह सार्वनामिक विशेषण है। समझ में आ गया? दूसरा देखिए, वह लड़की स्कूल जाती है। अगर हम वह को बंद कर दें तो लड़की स्कूल जाती है, तो ये कॉमन बात हो जाएगी कि लड़की स्कूल जाती है। लेकिन यदि वह लग गया, सर्वनाम लग गया, तो क्या होगा कि वह जो लड़की है, वह लड़की, उसने उसको निश्चित कर दिया कि यही वो लड़की है जो स्कूल जाती है, तो यहाँ पे यह निश्चित हो गया। तो ये जो सर्वनाम आया है ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। इसे ही हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। और ये जो लड़की है ये हो जाएगी विशेष्य। तो आपको समझ में आ गया? जब सर्वनाम पूछे तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, और जब विशेषण पूछे तो सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस आप ध्यान दीजिएगा इसको। प्रश्न के आधार पे हम यह निश्चित करते हैं कि यह सर्वनाम है या विशेषण। वाक्य वही है, सर्वनाम वही है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा सार्वनामिक विशेषण। हमने प्रयोग या व्याकरण के आधार पे विशेषण के भेद देखे कि 4 प्रकार के होते हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो इसको हमने एक एक करके देख लिया कौन कौन से होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इसको हम पढ़ चुके हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। आपको यदि कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मैम, हमको ये समझ में नहीं आया, हम दोबारा से इसको समझाएंगे और अच्छे से और बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे तुलना के आधार पर विशेषण के भेद। देखिए, एग्ज़ाम में मेन रूप से प्रयोग या व्याकरण के आधार पे ही प्रश्न आते हैं कि प्रयोग या व्याकरण के आधार पे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। तो मेन तो यही आते हैं, लेकिन हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे तो हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कि विशेषण को कितने भागों में बांटा गया। तो उनके 3 आधार बनाए गए, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर विशेषण के भेद, और तीसरा तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद। तो 2 आधार हम पढ़ चुके हैं, स्थान के आधार पर और प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। अब तीसरा हम पढ़ेंगे कल के क्लास में, जो हमारा विशेषण का अंतिम क्लास होगा। इसमें हम देखेंगे तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद।